Welcome to Study IQ. I'm Amit Waridekilor and this is Laksh 2020 series for the prelims exam of the UPSC, जिसके अंदर हम पिछले एक साल के करंट अफेयर्स obviously related to all the subjects पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से देखा गया कि पिछले एटलीस्ट 3 से 4 साल में मतलब डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन एंड मोर इंपॉर्टेंटली मोस्ट ऑफ देम आर बेसिकली करंट अफेयर बेस्ड। इंडीड आउट ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स दिस इज द ओनली सब्जेक्ट जिसके लिए एक पर्टिकुलर स्टैटिक बुक नहीं मिल पा रही है। एंड येस वी डू फॉलो सर्टेन बुक्स फॉर प्रिपेयरिंग एनवायरमेंट, लेकिन दे आर नेवर इनफ क्योंकि करंट अफेयर बेस्ड होता है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली इकोनॉमिक्स ऑल्सो, और इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट से दोनों को अगर कोई प्रिपेयर करके चला जाता है दैट पर्सन कैन एक्चुअली इजीली क्लियर द प्रीलिम्स कट ऑफ। आर्ट एंड कल्चर या मैपिंग, ज्योग्राफी विच इज इन ओवरलैपिंग विद एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। एनवायरमेंट, इकोलॉजी और ज्योग्राफी ये सारे के सारे ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स ही हैं। नेवरदलेस हम इन सारे के सारे सब्जेक्ट्स के करंट अफेयर्स करने की कोशिश कर रहे हैं पिछले पूरे एक साल के, और करंट अफेयर्स के साथ साथ जो भी एसोसिएटेड स्टैटिक टॉपिक होते हैं दैट टू। लक्ष्य जो सीरीज है स्टडी IQ की, इसकी 2 क्लासेस आती है दिन में, एक शाम को 6 बजे आती है और एक सुबह 11 बजे आती है। पहले हम पॉलिटी करेंगे, सुबह 11 बजे वाली क्लास में हम इस समय इंटरनेशनल रिलेशंस कर रहे हैं। पॉलिटी खत्म होने के बाद इन द इवनिंग क्लास विल डू इकोनॉमिक्स एंड इन द मॉर्निंग क्लास विल डू साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन एंड ऑन। बेसिकली अप्रॉक्सीमेटली 60 क्लासेस, मतलब कि पूरे 1 महीने तक चलेंगी, 21 मई तक। देयर आर अराउंड 60 क्लासेस इन द लक्ष्य सीरीज विच विल इंश्योर कि आपके पिछले एक साल के जो भी इन टॉपिक से एसोसिएटेड करंट अफेयर्स है वो सारे के सारे रिवाइज हो जाए। मोर इंपॉर्टेंटली यू विल ऑल्सो गेट द PDFs ऑफ दीज लेक्चर्स। सो आप वीडियो देख के उस कॉन्सेप्ट्स को, न्यूज़ को समझने के बाद PDFs के द्वारा अगर आप रिवाइज करते हैं और कुछ MCQ प्रैक्टिस कर लेते हैं तो योर हिट रेशियो, योर अबिलिटी टू स्कोर मार्क्स इन UPSC प्रीलिम्स विल डेफिनेटली इंक्रीज बाय मोर देन 5 to 10 मार्क्स। मतलब कट ऑफ होगा 95, आपके नंबर आएंगे 105। दैट इज अ वेरी गुड सिचुएशन टू बी इनटू। चलिए आज के लिए पॉलिटिक्स स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली एक करंट अफेयर, एक न्यूज़ आई थी कि बेसिकली सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी फॉर द अमेंडमेंट्स दैट वर मेड टू द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। मतलब कि सरल बात है कि एक कानून है हमारे देश के अंदर जिसका नाम है FRCA। FRCA अगर आपने नहीं सुना है तो मैं वैसे बता देता हूँ, इतना इंपॉर्टेंट है कि पिछले 10 साल में मेंस में 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट से संबंधित। तो ये एक्ट है जिस एक्ट के अंदर अभी रिसेंटली पार्लियामेंट ने कुछ अमेंडमेंट्स की थी एंड दोज अमेंडमेंट्स वर चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट, ये बोलकर कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है। सुप्रीम कोर्ट का जवाब अब आप इस समय न्यूज़ से समझ ही सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट सेड कि दोज अमेंडमेंट्स आर वैलिड एंड पार्लियामेंट इज विद इन देयर राइट टू डू दोज अमेंडमेंट्स। ये हम देखते हैं कि ऐसे कौन से अमेंडमेंट होंगे जिनको चैलेंज करने की जरूरत हो गई। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, व्हाट्स इन द नेम? वेल द होल एक्सप्लेनेशन इज यूजुअली इन द नेम। देखिए इसके नाम, फॉरेन यानी कि देश के बाहर से जो भी कोई कंट्रीब्यूशन आती है उसको रेगुलेट करने के लिए एक बनाया गया एक कानून, यानी कि रेगुलेशन ऑफ एक्सेप्टेंस और यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन बाय इंडिविजुअल एसोसिएशन और कंपनीज। भारत देश के बाहर रहने वाला कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी एसोसिएशन, कोई और कंपनी अगर इंडिया में किसी चीज़ के लिए कंट्रीब्यूट करती है तो वो पैसा यूटिलाइज कैसे होगा, उसकी एक्सेप्टेंस कैसे की जाएगी, इन सारे चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए एक लॉ है FRCA लॉ जिसे कहा जाता है। इट प्रोहिबिट्स एक्सेप्टेंस और यूटिलाइजेशन। अब इसका एक लॉजिक है, नॉट एवरीबडी हु इज आउटसाइड द इंडिया वांट्स टू वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडिया। सो बाहर से कुछ ऐसी फंडिंग आ सकती है जैसे कि चाइनीज फंडिंग, पाकिस्तान फंडिंग कर सकता है, ISIS फंडिंग कर सकते हैं, जो कि डेट्रीमेंटल टू द इंडियन इंटरेस्ट होंगे। इस लॉ का मेन उद्देश्य यही है कि बाहर से जो फंडिंग आए वो सिर्फ और सिर्फ भारत के बेनिफिट के लिए यूज हो सके। ऐसा कोई पैसा इंडिया में, ऐसी कोई फंडिंग इंडिया में ना आ सके विच कैन बी डेट्रीमेंटल टू द नेशनल इंटरेस्ट। इसमें अभी अमेंडमेंट हुई है एंड लेट्स स्टडी द अमेंडमेंट्स ऑफ ऑल दोज थिंग्स। जो ओरिजिनली अमेंडमेंट का आपके पास राइट हैंड साइड में है और लेफ्ट में है हमारे पास ओरिजिनल FCRA जो लॉ हुआ करता था। ओरिजिनल FCRA लॉ कहता है कि इलेक्शन के जो कैंडिडेट होते हैं, किसी न्यूज़पेपर के एडिटर, जजेस जो होते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट, MPs जो होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, ये कहीं से भी बाहर से फॉरेनर्स किसी भी फॉरेन से डोनेशन नहीं ले सकते हैं। इसके अंदर अमेंडमेंट करके, ये तो अभी वैलिड हैं, ये 6 लोग अभी भी नहीं ले सकते, दे कैन नॉट टेक एनी फॉरेन डोनेशंस। एक और ऐड कर दिया गया है, पब्लिक सर्वेंट टू द लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड टू टेक फॉरेन कंट्रीब्यूशन। अब ये तो बहुत स्पेसिफिक है। इलेक्शन कैंडिडेट ऑब्जेक्टिव है, सबको पता है कौन इलेक्शन लड़ रहा है, जजेस का पता चल जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, पॉलिटिकल पार्टीज, दे आर ऑफिशियली, मतलब दे आर इजी टू आइडेंटिफाई। इसके अंदर एक थोड़ा सा और बिगर डोमेन, पब्लिक सर्वेंट। नाउ पब्लिक सर्वेंट कैन बी एन NGO ऑल्सो, राइट? तो वो एक और ऐड कर दिया गया है अमेंडमेंट के द्वारा। ट्रांसफर ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन,
एक्ट कहता है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन कैन ओनली बी ट्रांसफर टू अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड टू एक्सेप्ट सच फॉरेन कंट्रीब्यूशन, और इसके लिए प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से। अब गवर्नमेंट ने कहा है कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आता है जिसके नाम आएगा सिर्फ उसी के पास रहेगा, किसी और को एक्चुअली में वो ट्रांसफर भी नहीं किया जा सकता। प्रोविजंस पहले फॉरेन एफसीआरए एक्ट कहता था कि पहले गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्टर, जैसे भी कोई ऐसी कंपनी है, कोई एनजीओ है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ग्रीन पीस है, भारत में काम करती है वो, लेकिन उनके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी, ऑफिसेज भी हैं, सो वो बाहर से डोनेशंस लेते हैं। अब वो बाहर से जब डोनेशंस लेते हैं तो इंडिया के अंदर वो पैसा कैसे आएगा? तो ग्रीन पीस या एमनेस्टी और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन जो भी फॉरेन डोनेशन ले रही है उसको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था गवर्नमेंट से, और प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता था गवर्नमेंट से अगर वो रजिस्टर्ड फर्म नहीं है, अगर उनको फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए होता है। एन एप्लीकेशन नीड्स टू बी मेड बाय इंडिविजुअल, किसी भी एक इंडिविजुअल के द्वारा ये एप्लीकेशन बनाई जा सकती थी। अमेंडमेंट के बाद ये जो रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल और प्रायर परमिशन के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं कि अब अगर आप रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल कराएंगे तो अपना आधार नंबर देना पड़ेगा, ऑफिस में कौन कौन है, कौन कौन डायरेक्टर है, की फंक्शनरीज है, उन सबका नाम देना पड़ेगा, और अगर कोई फॉरेनर उसको अपना पासपोर्ट भी देना पड़ेगा, क्योंकि देयर आर सेवरल फॉरेनर्स जो कि हमारे इंडिया में इस समय काम भी करते हैं। रजिस्टर्ड पर्सन मस्ट एक्सेप्ट फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन इन अ सिंगल ब्रांच ऑफ अ शेड्यूल्ड बैंक स्पेसिफाइड बाय हिम। Foreign contribution must be received only in account designated by bank as an FCRA account। तो अमेंडमेंट से पहले FCRA बैंक के अंदर ये सिस्टम था कि आप किसी भी बैंक के अंदर एक शेड्यूल्ड बैंक जैसे कि ICICI, RBI, सॉरी नॉट RBI, SBI, HDFC, किसी भी PNB, एक बैंक के अंदर आप एक अकाउंट बना लीजिए, और पहले से ही जब आप रजिस्ट्रेशन कराएं अपनी FCRA रजिस्ट्रेशन, तो उसमें पहले से ही बता दें कि आप इस बैंक के अंदर FCRA लेंगे। अब एक नया अमेंडमेंट किया गया है कि आपको अपने बैंक अकाउंट को पहले से ही FCRA अकाउंट डेजिग्नेट करवाना पड़ेगा। ब्रांच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफिकली। अब लाइसेंस का जो रिन्यूअल होता था, जो FCRA का जो लाइसेंस होता था, उसका जो रिन्यूअल होता था, पहले होता था कि मस्ट बी डन विद इन 6 मंथ ऑफ एक्सपिरेशन। अगर एक्सपायर हो गया किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है, और उसके बाद अगर वो एक्सपायर हो गया तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको उसको रिन्यू करवाना पड़ता था। अब अमेंडमेंट ने किया है कि गवर्नमेंट चाहे तो लाइसेंस रिन्यू होने से पहले भी एक बार इंक्वायरी करा सकती है कि क्या ये FCRA का जो जिसके पास भी लाइसेंस है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो NGO है या जो लोग काम कर रहे हैं, ये भारत के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं या डेट्रीमेंटल टू द इंडियन इंटरेस्ट कर रहे हैं। नॉट मोर देन 50% ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन कैन बी यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेज। दिस लिमिट हैज बीन डिक्रीज फ्रॉम 50 टू दी 20%। मतलब कि अगर बाहर से कोई 1 करोड़ रुपए डोनेशन में आते हैं तो उसमें से सिर्फ 20 लाख रुपए, अब पहले 50 लाख रुपए से भी अधिक, जो एटलीस्ट 50 लाख रुपीस जो थे वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे के लिए यूज किए जा सकते थे, और बाकी उस काम के लिए करना पड़ता था जिसके लिए वो पैसा मिला था। अब उस लिमिट को घटा दिया गया है और सिर्फ 20% यानी कि सिर्फ 20 लाख रुपए बेसिकली, अगर 1 करोड़ की डोनेशन आई है तो उसमें से सिर्फ 20 लाख रुपए जो होंगे वो आप एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस पर खर्च कर सकते हैं। सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट कैन सस्पेंड रजिस्ट्रेशन फॉर नॉट मोर देन 180 डेज। पहले जब भी कोई FCRA एक्ट को फॉलो नहीं करता था तो गवर्नमेंट उनकी रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर देती थी, लेकिन उसकी लिमिट थी 180 डेज की, यानी कि 6 महीने तक ही सस्पेंशन रहता था, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली हट जाता था। अमेंडमेंट ने ये कर दिया है कि अब सस्पेंशन जो है उसको 180 दिन से भी अधिक बढ़ा दिया जाएगा। FCRA एक्ट बहुत ही ब्रिलियंटली, आउटस्टैंडिंगली इंपॉर्टेंट एक्ट है एज फार एज द प्रीलिम्स एंड मेंस इज कंसर्न्ड, और अमेंडमेंट थी, और इंडीड अमेंडमेंट के बाद केस भी बेसिकली सुप्रीम कोर्ट तक गया था, एंड सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जितनी भी अमेंडमेंट्स हुई हैं दे आर कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। गवर्नमेंट इज विद इन देयर राइट्स टू कंट्रोल द फॉरेन मनी और फॉरेन फंडिंग दैट इज कमिंग टू द इंडिया। तो इस बात को, इस वाले केस को पूरा का पूरा ध्यान से पढ़ लेना। 25 दिसंबर हर साल बेसिकली किस चीज के लिए मनाया जाता है? द नंबर 1 इज ऑब्वियसली इट्स क्रिसमस डे। हाउएवर गवर्नमेंट ने अब रिसेंटली स्टार्ट किया है 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे की तरह मनाने के लिए, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे था, होता है, बर्थडे है, गुड गवर्नेंस डे, इसीलिए उसी दिन को चुना गया है गुड गवर्नेंस डे मनाने के लिए। तो जब गुड गवर्नेंस डे इस साल था तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स लॉन्च किया गया गवर्नमेंट के द्वारा टू आइडेंटिफाई कि भारत में जितनी भी स्टेट्स हैं वहां पे सबसे अच्छी और बेहतर गवर्नेंस कौन सी स्टेट करती है। आइडेंटिफाई तो करना ही पड़ेगा, पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किन किन बेसिस के ऊपर गवर्नेंस कहां पर अच्छी हो रही है, सो दैट इंप्रूवमेंट कैन बी मेड, प्लान कैन बी मेड। गुड गवर्नेंस इंडेक्स seeks to evaluate the Indian states for the governance
या और यूनियन टेरिटरी ऑब्वियसली वो भी भारत में आती है तो उनके अंदर भी गवर्नेंस होती है बाय डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड द पब्लिक ग्रीवांसेस। ये क्वेश्चन आई थिंक दिस इज प्रीटी मच काइंड ऑफ एन ऑब्वियस क्वेश्चन जो कि आने की संभावना है कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स इज एसोसिएटेड और पब्लिश्ड by which department of the Indian government? Department of Administrative Reforms and the Public Grievances. Now I have a homework for you, actually not a homework, you're watching the video. Can you find out right now and answer in the comments कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के तहत आता है? चलिए जल्दी से इमीडिएटली। इंडेक्स का पर्पस ऑब्वियसली यही है कि देश में सारे की सारी जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के इंटरवेंशन है पब्लिक पॉलिसीज के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए, उन सब का इम्पैक्ट क्या है। वी हैव टू आइडेंटिफाई हु इज डूइंग गुड, हु इज डूइंग बैड। अब आज का जो डिफिकल्ट पार्ट है जो हमें ध्यान रखना है, यूजुअली जब भी कोई इंडेक्स बनता है तो उस इंडेक्स के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, राइट। गुड गवर्नेंस इंडेक्स अगर हम किसी भी स्टेट में जाके एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो वी विल ट्राई टू जज ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन पैरामीटर्स। अब हमारा जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स है इंडियन गवर्नमेंट का जो है वो 10 पैरामीटर फॉलो करता है जब इवैल्यूएशन करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स में, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में उस स्टेट की गवर्नेंस कैसी है, पब्लिक हेल्थ उस स्टेट में कैसी है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और यूटिलिटीज कैसे प्रोवाइड की जा रही हैं, इकोनॉमिक गवर्नेंस, एनवायरनमेंट के बेसिस पे हाउ डू दे evaluate, judicial, public security, citizen centric governance. So there are at least 10 sectors for the comparative analysis. So जितनी भी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं जब उनको गुड गवर्नेंस इंडेक्स के अंदर आइडेंटिफाई करना होता है तो ये 10 पैरामीटर्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं कि भाई जैसे कि पब्लिक हेल्थ में कौन सी स्टेट है जो कि सबसे अच्छी है, कौन सी स्टेट है जो कि बुरी है, कौन सी स्टेट है जो कि इंप्रूव कर रही है, इस चीज को आइडेंटिफाई करना। अब जब गुड गवर्नेंस इंडेक्स आया 25 दिसंबर को तो बेसिकली हमारी ये स्टेट्स थी जो कि ग्रुप ए स्टेट्स में सबसे पहले टॉप्ड बाय गुजरात वाज बेसिकली द नंबर 1 गुड गवर्नेंस स्टेट इन द कंट्री। ग्रुप बी स्टेट्स के अंदर टॉप्ड बाय द मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स में हिमाचल प्रदेश और यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली ने बेसिकली अपनी रैंक हासिल की थी। हाईली मतलब इट इज़ यूजुअली डिफिकल्ट टू गो, यूपीएससी विल नॉट आस्क एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर्टेनिंग टू कि कौन सी स्टेट जीती थी, पर यूपीएससी ये ज़रूर पूछने की कोशिश करेगा कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स के अंदर इनमें से कौन से पैरामीटर्स फॉलो किए जाते हैं गुड गवर्नेंस इंडेक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। यू डोंट हैव टू इसकी रट्टाफिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2 या 3 बार रिवाइज करोगे तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा एंड यू कैन इवन जनरली थिंक अबाउट इट। पब्लिक हेल्थ, ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटी, येस। गुड गवर्नेंस इटसेल्फ, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, yes. Judiciary से associated, all these parameters would actually be part of the good governance. You don't actually have to remember them. चलिए, और सिविल सर्वेंट्स के लिए यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दी सिविल सर्विसेज एंड दिस इज अ सिविल सर्वेंट। ये तो मुझे लगता है कि ये मेंस के किसी ने, अगर मेंस में ये क्वेश्चन नहीं भी पूछा जाए तो कोई ना कोई बच्चा इसको मेंस में कहीं ना कहीं किसी आंसर में ऑटोमेटिकली फिट कर सकता है। एक प्रोग्राम सर्च स्टार्ट किया है गवर्नमेंट ने जिसको कहते हैं कर्म योगी। The name is good actually if you think about it. कर्म योगी मिशन ने सेंटर will hire private consultant to revamp competency of bureaucracy. So some of you is trying to get into the civil services. They're actually opening another avenue for you to join civil services. Even the private sector can actually intervene now to improve the competency of the bureaucracy. और उस प्रोग्राम का, इस सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स के प्रोग्राम का नाम है कर्म योगी। They can ask you directly, कर्म योगी और फिर आगे मैच द फॉलोइंग में देखना पड़ेगा। तो कर्म योगी इज एसोसिएटेड विद सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स। मिशन कर्म योगी पूरा नाम देखिए, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। नाम से ही पता चल गया कि भाई कर्म योगी करने का क्या उद्देश्य है, सिविल सर्विसेज के कैपेसिटी बिल्डिंग को, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स का एक पार्ट है। सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स हमारे मेंस के पेपर 2 का एक टॉपिक है, सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स। क्या कंपोनेंट्स हैं? नया नेशनल आर्किटेक्चर, सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग के एक नया प्लान डिजाइन किया गया है। प्राइम मिनिस्टर लेड ह्यूमन रिसोर्सेज काउंसिल विल अप्रूव प्लस मॉनिटर। भाई एक नई काउंसिल बनाई गई है जिसमें खुद प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज को इंप्रूव करने के लिए। दे विल आइडेंटिफाई द प्लान्स जिससे हमारे सिविल सर्विसेज की कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके। कैपेसिटी बिल्डिंग जो एक कमीशन होगा विच विल बी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स आइडेंटिफाई करेंगे सारे के सारे सिविल सर्वेंट्स का। दिल फैकल्टी और रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करेंगे और सुपरवाइजरी रोल करेंगे सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में। तो भाई जैसे अगर लबासना में जा रहे हैं तो लबासना में किस तरीके की ट्रेनिंग होगी, क्या उसके पैरामीटर्स होने चाहिए, फैकल्टी होंगी, उन सब की ट्रेनिंग। दिल ट्राई टू
रीवैम्प इट एंड प्रॉब्ली उसके अंदर कुछ रिफॉर्म्स और टाइम्स, चेंजिंग टाइम्स के साथ उनको अलाइन करने की कोशिश की जाएगी। पूरा का पूरा ये होली ऑन स्पेशल पर्पस व्हीकल होगा, विल ओन एंड ऑपरेट द ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई थिंक स्टडी IQ से आइडेंटिफाई होके, इंस्पायर होके इवन गवर्नमेंट बेसिकली जो सिविल सर्वेंट्स है उनको ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है, विच वुड बी kind of very comfortable for you. You're studying here online, and when you will become a civil servant, you will actually be working, you'll be having training under the Karma Yogi plan through online learning platform. Not bad, huh? We're already giving you the experience which the civil servants are getting. मिशन कर्म योगी बेसिकली रूल बेस्ड से रोल बेस्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे जाना चाहती है। ऑन साइट लर्निंग, थ्योरी नहीं है, फील्ड में काम करके बेसिकली सिविल सर्वेंट्स को चीज़ें सीखनी चाहिए। इंस्टीट्यूशंस को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। मिनिस्ट्री टू डायरेक्टली इन्वेस्ट एंड क्रिएट अ कॉमन लर्निंग इकोसिस्टम। मैसिव स्केल लर्निंग ऑन ई लर्निंग। ऑब्वियसली इतने सारे से सिविल सर्वेंट्स हैं, उन सबको एक जगह पर बुलाना, हर रोज बुलाना ऑब्वियसली बहुत आसान नहीं होता है। सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ फोकस ऑन द ई लर्निंग विच वी कैन एक्चुअली काइंड ऑफ आइडेंटिफाई विद इट राइट नाउ, राइट? एट दिस मोमेंट thousands of the students can actually access the Lux 2022 series of Study IQ, but only few will succeed. Why? People who will revise and will actually study through the videos. डिलीवरी किससे किए जाएंगे? आई गॉट इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, आई गॉट कर्मयोगी डिजिटल प्लेटफॉर्म। बात को आइडेंटिफाई करना क्योंकि इसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। Coming to the next important topic is Bihar government to continue the demand for the specially category status, मतलब कि स्टेट्स को स्पेशली कैटेगरी स्टेटस आइडेंटिफाई कुछ स्टेट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है विद द स्पेशली कैटेगरी स्टेटस, एंड बिहार गवर्नमेंट कहती है कि बिहार जो राज्य है उसको भी बेसिकली एक स्पेशली कैटेगरी स्टेटस मिलना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। व्हाट इज अ स्पेशली कैटेगरी स्टेटस, और कौन कौन सी स्टेट्स को दिया जाता है, एंड इज इट गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन कि कौन सी स्टेट्स को स्पेशली कैटेगरी स्टेटस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। स्पेशल असिस्टेंस मेजर एक्सटेंडेड टू आंध्र प्रदेश इन ल्यू ऑफ द स्पेशली कैटेगरी स्टेटस। सो दो न्यूज थी, एक तो ये था आंध्र प्रदेश जो कि स्पेशली कैटेगरी स्टेटस स्टेट है, उसको बेसिकली एक स्पेशल असिस्टेंट मेजर एक्सटेंड किया गया, ठीक है। सो आंध्र प्रदेश इज अ स्टेट जिसको स्पेशली कैटेगरी स्टेटस कहा जाता है। बिहार ने ये डिमांड उठाई कि वी शुड ऑल्सो बी मेड पार्ट ऑफ ए स्पेशली कैटेगरी स्टेटस, हमें स्टेटस मिलना चाहिए स्पेशल कैटेगरी का। तो ये दोनों की दोनों न्यूज बेसिकली पर्टेन एक ही चीज से करती है कि भाई आखिर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की जो ये स्टेट्स हैं ये होती क्या है। देखिए, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस 1970s के समय में जब फोर्थ फाइनेंशियल प्लान चल रहा था, फोर्थ प्लान चल रहा था, उस समय गदगिल मुखर्जी फॉर्मूला के बेसिस पर, क्योंकि वो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनके बेसिस पर एक थ्योरी लाई गई थी कि कुछ स्टेट्स जो ज़्यादा बैकवर्ड हैं उनको स्पेशल ट्रीट करना चाहिए, उनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे देना चाहिए ताकि उनको सेंटर से स्पेशल असिस्टेंस मिल सके जिसमें वो सर्टेन डिसएडवांटेजेस फेस करते हैं। जैसे कि कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे डिफिकल्ट और हिली टेरेन होता है, लो डेंसिटी पॉपुलेशन होती है, हाई ट्राइबल पॉपुलेशन है कई जगहों पर, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है, बॉर्डर्स के अकॉर्डिंग, बॉर्डर्स के पास कुछ स्टेट्स हैं जिनकी लोकेशन ऐसी है जो कि भारत के लिए इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस कुछ ज़्यादा स्टेट्स में हो सकते हैं। तो इन सारी की सारी चीज़ों की वजह से अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट के फाइनेंसेस नॉन वायबल हैं तो उनको गदगिल मुखर्जी फॉर्मूला के अंडर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे दिया जाता था। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने का फायदा यह था कि उनको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सर्टेन स्पेशल असिस्टेंस प्रोवाइड करती थी। तो जैसे यही स्पेशल असिस्टेंस मेजर्स जो है वो आंध्र प्रदेश को प्रोवाइड किए गए। क्यों? क्योंकि आंध्र प्रदेश हैज बीन आइडेंटिफाइड एज ए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट। बेनिफिट देखते हैं तभी हमें समझ में आएगा कि बेसिकली किस बात का फायदा हो रहा है। देखो, सबसे पहले जिस भी स्टेट को बोल दिया जाता है कि ये एक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट है, तो अब हम मानेंगे इसको आंध्र प्रदेश, उसको फायदा मिलता है कि जितनी भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसका जो फंडिंग होती है, उसका जो खर्चा होता है 90% सेंटर देता है और स्टेट को सिर्फ 10% देना पड़ता है। इन जनरल यूजुअली ये 50-50 होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में कि 50% सेंटर देता है और 50% बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट देती है। कई जगहों पर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहाँ पर 75/25 भी हो सकता है, लेकिन जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जिन भी स्टेट्स को अवेलेबल है उसमें 90/10 का रेशो मिलता है। दूसरा, जो फंडिंग मिलती है इट इज़ कैरिड फॉरवर्ड। तो अगर इस साल 1000 करोड़ रुपए किसी प्रोग्राम के लिए
अलोकेट किए गए हैं, लेकिन सपोज कीजिए कि 800 करोड़ ही खर्च हुए हैं, 200 करोड़ बच गए, तो वो 200 करोड़ बेसिकली लैप्स नहीं हो जाते हैं, यूजुअली वो लैप्स हो जाते हैं एंड दे आर नॉट अवेलेबल इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। जितने मिले थे वो उस फाइनेंशियल ईयर में ही खर्च करते हो, नहीं करते हो तो वो लैप्स हो जाएगा, वो आपको रिलीज नहीं किया जाएगा। स्पेशली कैटेगरी स्टेटस के जो हैं डू नॉट लैप्स। स्टेट्स को कंसेशन मिलते हैं एक्साइज के, कस्टम ड्यूटी के, इनकम टैक्स के। अब ऐसा जो ये इतने सारे बेनिफिट है ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलते हैं, दिस इज नॉट गिवन इन अ कॉन्स्टिट्यूशन। ये बाहर एक मतलब क्या नाम है 1970 की एक पॉलिसी है जो कि उस समय के जो फाइनेंस कमीशन थे, उस समय के जो प्लान थे बन रहे, प्लानिंग कमीशंस के द्वारा आइडेंटिफाई की गई थी, जिसको गदगिल मुखर्जी फार्मूला कहते हैं कि भाई कुछ स्टेट्स जो कि सर्टेन लेवल पर बैकवर्ड हैं या किसी की कोई लोकेशन ऐसी है, बॉर्डर लोकेशन ऐसी है जो कि इंपॉर्टेंट है कंट्री की सिक्योरिटी के लिए, उनको सेंटर के द्वारा स्पेशल असिस्टेंस देनी चाहिए। पहले जब ये 1969 में स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया था तो असम, नागालैंड और जम्मू एंड कश्मीर, ये सबसे पहले इन तीनों स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के नाम पे इनको आइडेंटिफाई किया गया था। 14th फाइनेंस कमीशन ने रिसेंटली किया कि इसको खत्म करो, कि अब कोई फायदा नहीं है इस बात का। प्लान असिस्टेंट अंडर स्पेशल कैटेगरीज ऑब्वियसली गिवन बाय हु विल गिव एक्सेप्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, सो नथिंग स्पेशल। बट ये रेकमेंडेशन अभी मांगी नहीं गई है, ठीक है। फॉर नाउ देयर आर एटलीस्ट 10 स्टेट्स इन इंडिया जिनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस अवेलेबल है एंड देयर आर सर्टेन स्टेट्स जो कि एक्चुअली में मांग भी रही हैं। ये बात अब आपके पास एक होमवर्क है कि कौन सी 10 स्टेट हैं भारत में जिनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस अवेलेबल है। लद्दाख ने रिसेंटली इनर लाइन परमिट सिस्टम हटा दिया है डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए, यानी कि आपको अगर लद्दाख जाते थे, अगर आप वहाँ पर टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर आपको एक परमिट लेना पड़ता था जिसको कहते थे इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट मतलब एक ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो कि इंडियन सिटीजन्स को ही लेना पड़ता है टू ट्रैवल इन द प्रोटेक्टेड एरियाज। सो लद्दाख इज अ प्रोटेक्टेड एरिया, उसमें इवन दो इट इज पार्ट ऑफ इंडिया, लेकिन अगर कोई इंडियन सिटीजन भी वहां पर जाता था तो उसको वहां की गवर्नमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट से एक मतलब एक परमिशन मांगनी पड़ती थी, परमिट मांगना पड़ता था, और उसको कहते थे, वो ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट को कहते हैं इनर लाइन परमिट। ठीक है, इनर लाइन, क्योंकि वो तो बाहर तो जा नहीं रहे, देश के अंदर की ही लाइन है। इनर लाइन परमिट, उसके अंदर जाने के लिए परमिट स्टेट गवर्नमेंट से दिया जाता था ऑब्वियसली टू इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम आउटसाइड स्टेट वेयर इनर लाइन परमिट इज एप्लीकेबल। अब देश में सिर्फ लद्दाख में नहीं, कई जगहों पर ये एप्लीकेबल होता है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। ये 4 स्टेट्स हैं। अगर आप इसमें विजिट करना चाहते हैं, सो देयर आर सर्टेन प्रोटेक्टेड एरियाज। अगर मतलब आप विजिट एज इन कि कोई दूसरे लोग, मतलब अरुणाचल प्रदेश का जो वासी है उसको नहीं लगेगा, पर जैसे कि महाराष्ट्र का, हरियाणा का, राजस्थान का अगर कोई यहाँ पर जाता है तो उसको इनर लाइन परमिट की जरूरत पड़ती है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट को अप्लाई करने पर उन्हें मिलता है। प्रोविजन फॉर द नॉन सिटीजन, दे हैव टू अप्लाई फॉर प्रोटेक्टेड एरिया परमिट टू एंटर दीज एरियाज। एक्ट का इशू ये था कि कुछ डेजिग्नेटेड एरियाज, कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज, कुछ सेंसिटिव एरियाज को बेसिकली आउटसाइडर्स की एंट्री से थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पे, अगर ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन इसलिए लग सकता है क्योंकि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल 19(1)(d) जो कि हमारी फ्रीडम बताता है, 6 फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम्स बताता है, उसके अंदर जो चौथे वाली फ्रीडम है वो है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया। एंड आर्टिकल 19(1)(e) 5वें वाली जो फ्रीडम है, फ्रीडम टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो सर, जब मुझे अपने देश की जो टेरिटरी है उसमें कहीं पर भी जाने का फुल फ्लेजेड अधिकार है, अधिकार नहीं सर, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, तो फिर ऐसे कई स्टेट्स कैसे हो सकते हैं जहां पे मुझे वहां पर जाने की परमिशन लेनी पड़े? बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन we also know something very important about the fundamental rights, कि they are not absolute and neither are they sacrosanct. All of them come with certain reasonable restrictions. All rights can be restricted. जरूरत पड़ने पे जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट पे, जरूरत पड़ने पे शेड्यूल्ड ट्राइब के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और क्योंकि ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इन दोनों फंडामेंटल राइट के ऊपर भी अप्लाई होती है, उसी की वजह से कई जगह पर हमारे देश के अंदर इनर लाइन परमिट लगता है। एंड लद्दाख ने बेसिकली हटा दिया है। सो प्रीलिम्स के लिए एक क्वेश्चन ये बनता है कि इस समय कौन कौन सी स्टेट्स हैं इंडिया की जहां पर इनर लाइन परमिट एप्लीकेबल है। वन इज अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एंड ऑब्वियसली लेटेस्ट, अभी सबसे लेटेस्ट जो ऐड किया गया है वो मणिपुर में। चारों की चारों याद रखिएगा। 2 ही तो क्वेश्चन आएंगे कि कहां पर इनर लाइन परमिट लगा हुआ है, 4 स्टेट हो गई, या कहां से रिसेंटली हटाया गया है, विच इज लद्दाख। सो दैट वुड नॉट बी एग्जैक्टली अ प्रॉब्लम। दैट इज इट।
If you need the PDF, obviously the PDF will be available in the description of this video. The question here is that कि UPSC prelims आ रहा है and you have only 40 days to revise all the current affairs now. You have approximately 40 days, exactly 40 days. Laksh series can actually help you into revising all the videos, all the specific subjects जो कि आपके topic से associated है. Even polity, IR, इकोनॉमिक्स, इन दोनों से तो मैक्सिमम क्वेश्चन आ ही रहे हैं, मतलब इनवेरिएबली इन दोनों से ही क्वेश्चन आ रहे हैं. इफ आई रियली थिंक इफ आई वुड हैव बीन एन एस्पिरेंट दिस ईयर, देयर आर 2 सब्जेक्ट्स व्हिच आई वुड हैव स्टडीड रियली हार्ड. दैट वुड बी इकोनॉमिक्स एंड द एनवायरनमेंट एंड पॉलिटी प्रोबेबली, क्योंकि पॉलिटी का जो हिट रेशियो है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है. 15 क्वेश्चन अगर पॉलिटी में आए हैं एंड इफ यू आर गुड विद द स्टैटिक बुक एंड द करंट अफेयर्स, यू कैन ईजिली स्कोर 13 to 12, मतलब बहुत आसानी से. अगर बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हो तो 14 भी हो जाएंगे. और इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, क्योंकि इससे बहुत लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एंड मोस्ट ऑफ देम आर बेसिकली करंट अफेयर बेस्ड एंड कॉन्सेप्चुअल. ऑब्जेक्टिव भी नहीं पूछते हैं, कॉन्सेप्चुअल जो होते हैं करंट अफेयर बेस्ड. तो ये 3 सब्जेक्ट जिसके भी प्रिपेयर्ड होते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, वो यूजुअली एज फार एज द यूपीएससी प्रीलिम्स इज कंसिडर्ड उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग में रहता है. इंडीड अगर आप फॉरेस्ट का एग्जाम दे रहे हो जिसकी बेसिकली कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई जाती है, हाई इनकी यूपीएससी की कट ऑफ से 5-10 नंबर ज़्यादा रहती है, तो उस इंडिविजुअल को तो इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट इकोलॉजी दोनों के दोनों बहुत बेहतरीन तरीके से आने चाहिए. अगर उसको एनवायरनमेंट और इकोलॉजी नहीं आता है तो दैट इज हाईली अनलाइकली कि कट ऑफ निकलेगी. नेवरदलेस, सो ये जो सारे के सारे हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं, एक शाम को 6 बजे क्लास होती है हाफ एन आवर की, एक सुबह 11 बजे क्लास होती है हाफ एन आवर की. यू हैव टू स्पेंड ओनली 1 hour टू रिवाइज 1 year करंट अफेयर्स इन नेक्स्ट 30 days. Is there a better plan than this? I highly doubt it. If you have any questions, which you should have actually some questions, you can ask below this video. आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स लिखते हैं ना, उस कमेंट्स में आप किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं. अगर आपको उसके अलावा भी अगर कोई लक्ष्य से सीरीज से कोई क्वेश्चन दिमाग में आता है तो आप इस टेलीग्राम हैंडल के ऊपर भी पूछ सकते हैं. I will see you in the class tomorrow again, hopefully. Till then, have a very nice day.